हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगता है। अब 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स है उसको या तो आप बोलिए इलेक्ट्रिक फोर्स, या तो आप बोलिए कूलम फोर्स, या तो बोलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप लोग डायरेक्शन पहले से जान रहे हैं कि अगर 2 चार्ज प्लस है तो रिपेल होगा, दोनों के बीच में जो फोर्स है रिपल्सन होगा। माइनस माइनस भी है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, और माइनस और प्लस है अपोजिट नेचर का अगर है तो दोनों एक दूसरा को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन कितना वैल्यू, मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई इलेक्ट्रिक फोर्स का, कूलम फोर्स का, वो बताएगा कूलम्स लॉ। तो अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 3 चीज पे डिपेंड करता है। एक तो चार्ज पे, क्या चार्ज है भाई, 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम जो भी चार्ज है इन दोनों के बीच में। एक दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस पे, और तीसरा मीडियम पे। अब 3 चीज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, डिस्टेंस पे, मीडियम पे। 2 इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा 3 चीज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, मीडियम पे, डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहां पे बोलता क्या है कूलम फोर्स की F, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, छोटा छोटा चार्ज है पॉइंट चार्जेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए और मैग्नीट्यूड ले दीजिए, मॉड। मॉड का तो हमेशा आंसर पॉजिटिव होता है, मतलब कि साइन कुछ भी हो, अगर नेगेटिव भी चार्ज हो तो आपको पॉजिटिव ही लेना है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां तक तो देख लिए। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, इसको हम लोग स्मॉल के से डिनोट करते हैं, स्मॉल के। ठीक है, छोटा के। और ये आपका हो गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जहां पे आप समझ गए होंगे कि जो के है वो मीडियम का प्रॉपर्टी है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अब जैसे इन दोनों चार्ज के बीच में अगर कुछ नहीं है, वैक्यूम है, तब कुछ फोर्स होगा। और इन दोनों चार्ज के बीच में अगर हम प्लास्टिक रख दें तो फोर्स बदल जाएगा, लकड़ी रख दे फोर्स बदल जाएगा, ग्लास रख दे फोर्स बदल जाएगा। मतलब जो के है वो आप धीरे धीरे समझेंगे कि वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यहां पे याद रखें, वेयर के इज कूलम्स कांस्टेंट। के आपका है कूलम कांस्टेंट, और ये कूलम कांस्टेंट डिपेंड क्या चीज पर करता है, मीडियम पे। अलग अलग मीडियम के लिए के अलग अलग होगा। अभी हम लोग के जो सिलेबस है उसमें है फॉर चार्जेस, पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कुछ नहीं है, या इसी को बोलता है फ्री स्पेस। तो अभी पहले समझें कि अगर दोनों चार्ज के बीच में फ्री स्पेस है तब जो के है उसका वैल्यू ऐसा यूनिट में, तब जो के है स्मॉल के, कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझाएंगे इसको क्या बोलते हैं। पहले आप यहां पे देखिए कि ये जो ऐसे ये सिंबल आप देखें, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, और अगर नीचे एक 0 लगा दे तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। आप एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका एक्सपेरिमेंटली वैल्यू पता है 9 × 10⁹। इसका मतलब अगर दोनों चार्ज के बीच में वैक्यूम हो, ठीक है, पहले आप वैक्यूम का समझे, मीडियम का नहीं, पहले वैक्यूम का, क्योंकि एनसीईआरटी में 100% न्यूमेरिकल वैक्यूम पे है। ठीक है, और एचसी वर्मा में भी सारा न्यूमेरिकल वैक्यूम पे, मीडियम पे भी हम बताएंगे ऐसे। तो यहाँ पे F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां ऐसा यूनिट में के का वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका हो गया एसआई यूनिट में, इन एसआई यूनिट। काम नहीं आएगा फिर भी जाने, सीजीएस यूनिट में के का वैल्यू 1 है। सीजीएस यूनिट में के का वैल्यू 1 है। याद कीजिए, बताए थे फर्स्ट वीडियो में, चार्ज का सीजीएस में बताए थे स्टैट कूलम। अब 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। तो सीजीएस यूनिट में अगर के का वैल्यू 1 है, ऐसे काम नहीं आएगा, सारा न्यूमेरिकल एसआई में बनता है। तो के का वैल्यू हो गया। अब आप सोच रहे होंगे
कि ये भाई एप्सिलॉन नॉट ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको उल्टा करिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर आपके एग्जाम में कूलम्स लॉ लिखने आ जाए तो आपको पहले इतना लिखना पड़ेगा। अब इसको बहुत अच्छा से हम समझाते हैं आगे कि यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। परमिटिविटी अभी बताएंगे, रुकावट। परमिटिविटी का मतलब होता है रुकावट, इसको अच्छे से समझाएंगे, पहले आप इसको एक बार नोट कर लें। अब डिस्कस करते हैं, डिस्कशन। अब डिस्कशन में पहला बात जो आप ब्रेन में रखें, अगर 2 पॉइंट चार्ज है, छोटा छोटा चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या R, और बीच में कुछ नहीं है, फ्री स्पेस या वैक्यूम आप बोल सकते हैं। अगर बीच में कुछ नहीं है, फ्री स्पेस, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स इन वैक्यूम, वो आपका मैं क्या बताया था, स्मॉल के K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इसका वैल्यू बताए थे, याद करना है, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब सोचिए ना, अगर चार्ज दिया रहेगा, Q1 और Q2 दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, तो डायरेक्ट पुट करके आप इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं ये हो गया इन वैक्यूम, अब अगर मैं बोलूं इन फ्री, इन मीडियम, अब अगर मैंने दोनों चार्ज के बीच में, अगर दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम आ गया, कोई मीडियम आ गया, ग्लास आ गया, प्लास्टिक आ गया, रबर आ गया, अगर कोई मीडियम आ गया, तब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है मीडियम में, वो आपका पहले तो ये ठीक है ऐसे लिखा था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, लेकिन अब आपको यहां पे लिखना है 1/4 पाई सिर्फ एप्सिलॉन। अब ये नॉट नहीं लगाना, जीरो। अब ये हो गया आपका Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पे अभी आपको याद रखना है कि जो एप्सिलॉन है ये क्या है भाई, एप्सिलॉन क्या है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या था पीछे बताए थे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, याद कर लीजिए पहले। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर परमिटिविटी क्या है। अब आइए इसको समझते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम प्रॉपर्टी है मीडियम का, रबर के लिए अलग, ग्लास के लिए प्रॉपर्टी है मीडियम का, ठीक है। अब आप बताइए, जैसे ये एप्सिलॉन है, ये परमिटिविटी है, अगर मीडियम का परमिटिविटी बढ़ते जाए, अगर परमिटिविटी इंक्रीज होते जाए, तो बताइए फोर्स पे क्या असर होगा। अब परमिटिविटी और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब परमिटिविटी अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो परमिटिविटी एक तरह का रुकावट है। अगर आप ऐसा ऐसा मीडियम लाइएगा जिसका परमिटिविटी और ज्यादा है दोनों चार्ज के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो और कम होते चल जाएगा। तो याद रखें, परमिटिविटी एक तरह का रुकावट है। तो क्या बोलता है, परमिटिविटी का डेफिनेशन क्या है भाई, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, permittivity of medium is property of medium
ड्यू टू विच इंटरैक्शन मतलब फोर्स, इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस गेट चेंज्ड। मतलब क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ड्यू टू विच इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस गेट चेंज्ड। और सीबीएसई 2016 में पूछा कि अगर आप मीडियम का परमिटिविटी इंक्रीज करेंगे तो फोर्स पे क्या असर होगा। कितना आसान, आंसर सिर्फ 1 मार्क्स में आया था, पहला क्वेश्चन था सीबीएसई 2016 का, आंसर है डिक्रीजेस। अगर परमिटिविटी इंक्रीज करेगा तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आप लिख सकते हैं। तो ये 3 बात आप पहले ब्रेन में रखिए जो आपको काम आएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम फोर्स का फॉर्मूला वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन अगर मीडियम रहेगा तो फिर आपको बोलना है इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, और परमिटिविटी का मतलब अभी आप कहोगे एक तरह का रुकावट। परमिटिविटी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही क्या हो जाएगा, कम। अब हम लोग देखेंगे पहले, और अच्छा समझ में आएगा, अभी देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। पहले आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर, दिमाग में रखें, डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। अब हर इंसुलेटर के लिए एक कांस्टेंट है। अब जैसे बोले रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ प्लास्टिक, तो क्या मतलब, तो रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर या फिर कैपिटल के से। अब याद करिए, आज ही बताया कि एक स्मॉल के है, स्मॉल के क्या था, कूलम कांस्टेंट। स्मॉल के तो कूलम कांस्टेंट हो गया, और कैपिटल के हो गया आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब जिस मीडियम का आप बात कर रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे अगर पूछा जाए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बोले तो वैक्यूम। उसी प्रकार बोला जाए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर, तो परमिटिविटी ऑफ रबर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जाहिर सा बात है कि ये रेशियो है परमिटिविटी, ये इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इसका ना कोई यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन। अब एक और बात बहुत अच्छा जानना है कि इसका एक डेफिनेशन हो गया, पहला बात। दूसरा बात आप जानिए कि रिलेटिव परमिटिविटी या कैपिटल के एक और तरीका है निकालने का, 2 पॉइंट चार्ज ले, 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 और दोनों को R दूरी पर रख दे। अब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लोग इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। पहले मान लीजिए दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट किए इन दोनों को वैक्यूम में रख के, ठीक है, फिर इसी डिस्टेंस पे दोनों को रखें और कोई मीडियम आ गया बीच में, कोई मीडियम आ गया और फोर्स कैलकुलेट कर दिए और डिवाइड कर दिए। तो अब क्या बताए थे हम आपको, फिर से याद कीजिए, ठीक है, एप्सिलॉन आर के। अब फोर्स इन वैक्यूम क्या बताए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम बोलना सिखाए थे अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये पूरा कैंसिल हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर या के, ये पूरा कट गया, ये ऊपर गया, एप्सिलॉन बाई क्या आ गया, फिर से आपका एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये भी आप याद रखें भाई कि 2 पॉइंट चार्ज दें, दोनों को सर्टेन डिस्टेंस पे रख दें, पहले वैक्यूम में रखें और फोर्स आ जाएगा एक्सपेरिमेंटली, फिर उसको मीडियम में रखें, फिर फोर्स आ जाएगा। दोनों का जो रेशियो लेंगे वो भी आपको रिलेटिव परमिटिविटी देता है, ये ब्रेन में रखें। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, एक थर्ड बात आप याद रखें कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर या के, ये हमेशा 1 से बड़ा होता है या बराबर होता है, ठीक है, 1 से बड़ा होता है या बराबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि
मीडियम और उसका रिलेटिव परमिटिविटी, मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सी नोट कर रहे हैं, आपको दिमाग में रखना है वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है। ऑब्वियस बात है, यहां भी वैक्यूम यहां भी वैक्यूम, तो कट के तो 1 ही आएगा ना। दूसरा, एयर के लिए भी लगभग 1 ही होता है, एक्चुअली 1.0006 होता है, जो कि कॉमन सेंस से एयर के लिए भी 1 लेते हैं। मतलब कि अगर दो पॉइंट चार्ज को वैक्यूम में रखें या एयर में रखें, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू सेम होगा। तीसरा, वाटर 81, अधिकतर बुक 81 लिखता है, कुछ बुक 80 भी लिखता है, लेकिन 81 ही लेना है। तो वाटर का 81, वाटर याद रखिएगा, जब मैं बोलूं वाटर मतलब प्योर वाटर, सिर्फ H2O प्योर वाटर। चौथा आपका हो गया ग्लास 6, पांचवा आपका हो गया मेटल या कंडक्टर, मेटल या कंडक्टर, इसका इन्फिनिटी हो गया, इसका इन्फिनिटी हो गया। अब ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट करें। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे, मान लीजिए फोर्थ बात, फिर से मैं पूछूं कि फोर्स इन मीडियम, दो इलेक्ट्रिक चार्ज है, दोनों के बीच में मीडियम। अब इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम में आप बोलिए, तो अब आपको बोलने आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आप बताइए, हम एप्सिलॉन के जगह पे इसको ऊपर ले जाइए मन में, के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई, अब एप्सिलॉन के जगह पे एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते हैं, और के क्या है आपका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइएगा, इस के को छोड़ दीजिए, और वाटर के लिए के कितना है 81, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर को हम लिख सकते हैं फोर्स इन वैक्यूम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया आपका। एक बात याद रखिएगा, जो परमिटिविटी है सबसे कम किसका होता है, वैक्यूम का। अब परमिटिविटी सबसे कम वैक्यूम का होता है, मतलब कि अगर दोनों चार्ज के बीच में वैक्यूम है, तो उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा सबसे अधिक होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर कोई मीडियम जैसे जैसे अगर आएगा और उसका परमिटिविटी ज्यादा होगा, तो फोर्स घटते चल जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी वैक्यूम में है दो चार्ज, और दोनों के बीच मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरा पे 100 न्यूटन का लगा रहा है। वैक्यूम में जब वैक्यूम में है तो 100 न्यूटन का लगा रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने एक ऐसा मीडियम रख दिया दोनों के बीच में, जिसका के है, सुनिएगा ध्यान से, 5। अब बताइए इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, तो आप तुरंत बोलिएगा 100 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि 20 न्यूटन। मतलब फोर्स डिक्रीज कर गया और 20 न्यूटन हो गया। फिर से मैं बोलूं कि एक ऐसा मीडियम में रख दिया जिसमें के का वैल्यू है 10। अब बताइए फोर्स इन वैक्यूम, ये फोर्स वैक्यूम के लिए, ये फोर्स वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो वैक्यूम के लिए फोर्स था 100, जब दोनों चार्ज के बीच में वैक्यूम है। अब एक ऐसा मीडियम लिख दिया जिसका के 10 है। अब मैं पूछूं कि आप बताइए अब दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो आप बोलिएगा 100/10, मतलब कि अब हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो आप दिमाग में सोच रहे होंगे कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जब वैक्यूम और फोर्स F है, तो अगर वाटर रख दिए दोनों के बीच में, वाटर आ गया, तो अब फोर्स कितना हो जाएगा, F/81, मतलब 81 गुना फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, 81 गुना फोर्स कम हो जाएगा। इसको समझिए। एक और बात आप हमको बताइए थोड़ा सोच के, अगर मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज है Q1, और दोनों के बीच, दोनों पॉजिटिव में मानिए, दोनों रिपेल कर रहा है F फोर्स से एक दूसरा को, F फोर्स से। अब दोनों के बीच में मैं मेटल ले आया, मेटल आ गया, दोनों F फोर्स लगा रहा था पहले, अब बीच में मीडियम मेटल आ गया, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड,
कोई कंडक्टर आ गया, मेटल आ गया, अब बताइए दोनों के बीच का फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? सोचिए। अब दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा, फोर्स गायब हो गया। ठीक है, कैसे? क्योंकि आप पहले फोर्स दिया हुआ है, मान लीजिए वैक्यूम में F वैक्यूम, अब मीडियम यहाँ पे मेटल है भाई, ठीक है, मेटल है, तो यहाँ पे हमको के रखना है कितना? इन्फिनिटी। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। वाओ, इसीलिए हम लोग को डाइलेक्ट्रिक से मतलब है, इंसुलेटर से, कंडक्टर से मतलब नहीं है। क्योंकि कंडक्टर अगर आपने मेटल रख दिया दो चार्ज के बीच में तो इलेक्ट्रिक फोर्स गायब हो जाएगा। तो इसीलिए आगे आप पढ़िएगा चैप्टर 2 में, इंपॉर्टेंस है इंसुलेटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चैप्टर 2 में मीडियम जब बोलेंगे ना, तो मीडियम हम लोग देखेंगे अधिकतर इंसुलेटिंग मीडियम, रबर, ग्लास, प्लास्टिक। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्योर इंसुलेटर का बताइए, प्योर इंसुलेटर, ठीक है, तो प्योर इंसुलेटर एक तरह का वैक्यूम आप बोल सकते हैं और मिनिमम 1 बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर बोला जाए प्योर कंडक्टर, तो प्योर कंडक्टर का आप इन्फिनिटी बोल सकते हैं। समझ रहे होंगे। आगे हम लोग इसको और प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कहाँ लागू होगा, कहाँ नहीं। कूलम्स लॉ जो आपने पढ़ा, F = K स्मॉल k Q1 Q2 by R²। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, बड़ा सा बॉडी है, और इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन है R, और आप ये फॉर्मूला लगा दें। अभी आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। कूलम्स लॉ सबसे पहले तो एप्लीकेबल है, लागू होगा पॉइंट चार्ज के लिए, मतलब छोटा छोटा चार्ज। दूसरा बात, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है भी, स्फेरिकल बॉडी है दो, इसका रेडियस मान लीजिए R1, इसका रेडियस R2, और दोनों के बीच का सेंटर के दूरी है R, दोनों के बीच का सेपरेशन, और इस पे चार्ज है Q1 और इस पे Q2। अब अगर ये दोनों बहुत बड़ा बॉडी है तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ये दोनों बड़ा बॉडी है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R, सेपरेशन बहुत बहुत ज्यादा है R1 और R2 रेडियस से, ठीक है, R1 से भी और R2 से भी, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, धरती ऐसे तो बहुत बड़ा है, सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन धरती और सूरज के बीच में सेपरेशन इतना ज्यादा है कि हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो अगर ये दोनों स्फीयर बहुत बड़ा भी है और बहुत नजदीक है तब तो ये नहीं लगेगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का दूरी बहुत ज्यादा है, इन दोनों के रेडियस के कंपैरिजन में, ठीक है, तब इन दोनों स्फीयर को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और फिर कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, छोटा छोटा चार्ज, पॉइंट का समझ गए। दूसरा, इट एक्ट फॉर सेपरेशन ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर को 1 फर्मी भी बोलते हैं। अब अगर दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और दोनों के बीच का सेपरेशन R अगर इससे कम हुआ, 10⁻⁻15 मीटर से भी अगर कम हुआ, तब आप कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। सोचिए क्यों? कूलम फिर इलेक्ट्रिक फोर्स काम ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तभी काम करता है, तभी दो चार्ज के बीच में लगता है, जब डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच में इससे ज्यादा हो। सोचिए, ये हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस में, क्योंकि अगर दो पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन 10⁻⁻15 मीटर से कम हुआ तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करता है, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। न्यूक्लियर फोर्स, आप सोचिए, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है। अभी न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, नो चार्ज। अब सारा प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो सारे प्रोटॉन को रिपेल करके बर्स्ट हो जाना चाहिए। न्यूक्लियस को स्टेबल स्टेट में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारा न्यूक्लियस में प्रोटॉन रिपेल करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, न्यूक्लियस होता है, सारा प्रोटॉन मिलजुल के आराम से रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसमें न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ये डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन के बीच का जो सेपरेशन है वो इससे कम होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगेगा? जब दोनों के बीच, दो चार्ज, पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होगा,
और उससे कम होगा तो फिर न्यूक्लियस में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। अब एक एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, 2 एग्जांपल। मान लीजिए कि 2.4 दे +1 माइक्रोकूलम और लेट अस सपोज -2 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का दूरी 3 मीटर, 2.4 है। अब बोले कि इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ भाई। अब कॉमन सेंस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अब क्या बताएं, तो जब कुछ नहीं बोले तो मान लीजिए वैक्यूम है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू बोलिए 9 × 10⁹ 900 करोड़, 9 × 10⁹ अब Q1 हो गया 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। फिर मॉड रखिए 2 × 10⁻⁻6 बोले थे। आप मैग्नीट्यूड रखिए चार्ज का, अभी ये माइनस यहाँ अभी रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। और 3 का स्क्वायर R स्क्वायर, तो यहाँ R स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये 9 आपका कैंसिल हो गया, ये आपका 2 10⁻⁹ 10⁻⁻12, तो आपका ये पावर द बेस सेम तो पावर ऐड होता है 2 × 10⁻³ न्यूटन। ये आंसर आ गया आपका, मैग्नीट्यूड आ गया कि इन दोनों के बीच में इतना फोर्स लग रहा हो। और नेचर फोर्स का क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव, क्योंकि अनलाइक चार्जेस, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्टिव। ये आपका आंसर हो गया, एक सिंपल एग्जांपल। एक क्वेश्चन और पूछूं, स्पेस है यहाँ पे। अगर मैं पूछूं कि इफ द separation between 2 point charges is doubled, what is effect on electric force? अब आप सोचिए, सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल। F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R स्क्वायर के। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सेपरेशन है R वो बन जा रहा है 2R, मतलब कि दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन को डबल कर दिए, तो दोनों के बीच के फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो आप सोचिए, अगर R के जगह यहाँ पे रखते हैं 2R, अब यहाँ होल स्क्वायर है तो 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा 4R। इसका मतलब कि जो फोर्स है 1/4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन सेंस है कि अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स डिक्रीज कर गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेंस इफ R is doubled then force become 1/4 टाइम्स। इसका मतलब कि R अगर 2R हो गया तो जो फोर्स अगर F था तो अब F/4 हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2R और 2R का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में आएगा, समझ रहे होंगे। अच्छा, अगर आपसे इसी में मैं पूछूं कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में डबल के जगह हाफ कर देता, कि सेपरेशन हाफ हो जाता ऐसे, इसका मतलब कि अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि R/2 हो गया, पहले R जो था R/2 हो गया, तो अब यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर में R/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो R²/4 आ जाएगा, और 4 फिर ऊपर आ जाएगा। तो अब आंसर हो जाएगा कि जो फोर्स है 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसको भी आप समझिए, ठीक है, ओके। अब इसको आप एक बार नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके।